टाइट्रेशन सिलेबस में जो है वो कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा देखते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट ईयर्स में यह टाइट्रेशन से क्वेश्चन नहीं आया, और पिछले जो सिलेबस था पिछले वाला वो एम्स में अभी क्वेश्चन आता था जो टाइट्रेशन से। तो इस बार ये देखिए नीट 2015 में क्वेश्चन आया था टाइट्रेशन से शायद, और जेडब्ल्यू मेन 2018 में आया क्वेश्चन, एम्स 2010 में क्वेश्चन आया था, और AIPMT जब था तब 2012 में आया था क्वेश्चन। ये देखिए जेडब्ल्यू एडवांस 2016 में टाइट्रेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, और नीट में देखिए AIPMT जब था ये वाला क्वेश्चन देखिए तुम्हारा ऑक्सालो एसिड, ये देखिए फेरस ऑक्सालेट से आया तो क्वेश्चन 2008 में क्वेश्चन, और 19 ये देखिए ये वाला भी 19 रिएक्शन विद थायोसाइड विद आयोडीन 1996 में ये वाला क्वेश्चन आया था। इसलिए क्या करेंगे हम लोग पूरा NCERT कवर करेंगे और जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है सब करेंगे। और इस बार ये जेडब्ल्यू तुम्हारा 2025 में भी क्वेश्चन आया, 2023 जेडब्ल्यू 2025 टाइट्रेशन का क्वेश्चन था। तो ये देखिए जेडब्ल्यू 2024 का क्वेश्चन देखिए, और ये देखिए जेडब्ल्यू 2023। तो हम लोग पूरा NCERT पूरा PYQ जितना है टाइट्रेशन का पूरा कवर करेंगे, और इस बार जो भी क्वेश्चन आएगा इस बार इधर से ही आएगा 100%। और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो टाइट्रेशन के लिए डाउट है, जो ये वाला तुम्हारा नोट्स पढ़ के जाएगा तो 100% उसका कवर मिल जाएगा। अगर पहले से तुम्हारा क्वेश्चन जो आने वाला है वो पता है, एग्जाम के जाने के बाद वो क्वेश्चन पहले से आप लोगों को पता है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और क्या है इसलिए हम लोग पहले क्वेश्चन भी कर लेंगे, साथ में तुम्हारा थ्योरी जितना है पूरा देखिए। ये तुम्हारा टाइट्रेशन तो सॉल्यूशन में टाइट्रेशन के बारे में बात किया, रेडॉक्स में बात किया, थर्मोकेमिस्ट्री में भी है, और ये क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बात किया तुम्हारा इसमें, और इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी जो टाइट्रेशन के बारे में सब NCERT से एक पेज में उठा के हम लोग बात करेंगे। अभी शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करके, तो शुरू करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ये देखिए तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें ये वाला रेडॉक्स चैप्टर में दिया हुआ है। रेडॉक्स ये देखिए इन एसिड बेस सिस्टम वी कम अक्रॉस विद टाइट्रेशन मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द स्ट्रेंथ ऑफ वन सॉल्यूशन अगेंस्ट द अदर यूजिंग ए pH सेंसिटिव इंडिकेटर। हम लोग किसी टाइट्रेशन में स्ट्रेंथ ऑफ किसी एक का स्ट्रेंथ निकाल सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ का निकालने के लिए हम लोग दूसरे वाला के pH का सेंसिटिव इंडिकेटर यूज़ करते हैं, pH यूजिंग ए pH सेंसिटिव इंडिकेटर। सिमिलरली इन रेडॉक्स सिस्टम जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इधर से क्वेश्चन आएगा, की पॉइंट वाला मैंने हाईलाइट किया, और सच में मॉक टेस्ट में भी इधर से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इन रेडॉक्स सिस्टम द टाइट्रेशन मेथड कैन बी अडॉप्टेड टू डिटरमाइन, ये वाला देखिए डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट यूजिंग रेडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर। रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट का तुम्हारा स्ट्रेंथ कितना है ये हम लोग सेंसिटिव इंडिकेटर यूज़ करके भी डिटरमाइन कर सकते हैं स्ट्रेंथ कितना है। और तीसरा क्या इसमें किसी एक सिचुएशन ले लेते हैं, रिएजेंट इटसेल्फ इंटेंसली कलर्ड, जो खुद कलर्ड है जो रिएजेंट है, देखिए ये परमैंगनीट आयन है। परमैंगनीट आयन का तुम्हारा जो रिएक्शन दिया हुआ है DNF ब्लॉक में, आप लोग DNF ब्लॉक अच्छे से पढ़ेंगे तो रिएक्शन भी हो जाएगा। तो परमैंगनीट आयन एग्जांपल दिया है MnO4 नेगेटिव। जो MnO4 नेगेटिव जो है वो सेल्फ इंडिकेटर होता है। वो विजिबल एंड पॉइंट क्या है इसमें ऑब्जर्व एट लास्ट क्या है कंप्लीटली जब आयनाइज हो जाएगा रिडक्टेंट, लास्ट ऑफ द रिडक्टेंट Fe पॉजिटिव और C2O4 डाई नेगेटिव इज ऑक्सीडाइज्ड। जब रिडक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, लास्ट ऑफ द रिडक्टेंट बोला ना, तो इसलिए कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। द फास्ट लास्टिंग टिंज ऑफ पिंक कलर अपीयर एट MnO4 नेगेटिव, तो पिंक कलर अपीयर होगा तुम्हारा इन पॉइंट में, कितना कंसंट्रेशन बहुत कम ही कंसंट्रेशन होगा, 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर में होगा। जो ये क्या है, इट एंश्योर ए मिनिमल ओवरशूट इन कलर बियॉन्ड एन इक्विवेलेंस पॉइंट। मिनिमल ओवरशूट इन कलर बियॉन्ड एन इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस के बाद द पॉइंट वेयर द रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ मोल ऑफ द मोल स्टोइकियोमेट्री। ये इन पॉइंट में क्या होगा, उसमें रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट का मोल सेम रहेगा, याद रखना रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट का मोल ये सेम रहता है उसमें। और पॉइंट यार रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट इक्वल स्टार्ट हम ये तो स्टार्ट में उसको क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस भी कह सकते हैं तुम लोग। उसमें इन पॉइंट क्या होता है, इन पॉइंट नॉर्मली इन पॉइंट यही है और जनरली इक्वल पॉइंट बट पॉलीप्रोटिक एसिड नॉट, ये क्या है इन पॉइंट हम लोग बात करेंगे दूसरे वाला टॉपिक में देखते हैं वो वाला इन पॉइंट के बारे में। तो ये देखिए, और ये चीज़ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आएगा तो ये वाला इससे टॉपिक से आ सकता है। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस में जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो हम लोग किसी भी इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थालीन, मिथाइल रेड, ये फिनाइल रेड, और कोई भी इंडिकेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 3 to 11 पेज क्या होगा, 3 to 11 होगा तुम्हारा। इसमें जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस होगा उसमें हम लोग मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हैं, 3 to 7 होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा तो 7 to 11 पेज होता है, उसमें फेनोप्थालीन यूज़ करते हैं। और वीक एसिड एंड वीक बेस होगा तो हम लोग कोई भी सिंपल इंडिकेटर से चल जाएगा, नो सिंपल इंडिकेटर यूज़, कोई भी सिंपल इंडिकेटर नहीं चाहिए हम लोग को, ऐसे ही पता चल जाएगा। तो ये वाला याद रखना आप लोग जरूरी है। और 25 डिग्री सेल्सियस में होगा। If there is no dramatic autocolor change as the MnO4 titration, there are indicators which are oxidized immediately after the beat of the reductant is consumed, producing a dramatic color change. ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर से क्वेश्चन पूछा ही गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था पहले तो इसमें कोई कलर नहीं है, ऑटो कलर इन नो ड्रामेटिक ऑटो कलर चेंज एज विद MnO4 टाइट्रेशन, देयर आर इंडिकेटर व्हिच आर ऑक्सीडाइज्ड इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट बीट ऑफ द रिडक्टेंट। लास्ट में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा रिडक्टेंट को, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, प्रोड्यूस ए ड्रामेटिक कलर चेंज होगा। क्या उसमें बेस्ट एग्जांपल जैसे Cr2O7 डाई नेगेटिव, वो सेल्फ इंडिकेटर नहीं होता है। पहले वाला हम लोग परमैंगनीट आयन जो पढ़ा था वाला सेल्फ इंडिकेटर होता है, इसमें क्या है Cr2O7 डाई नेगेटिव वाला सेल्फ इंडिकेटर नहीं होता है, बट क्या होता है उसमें ऑक्सीडाइज द इंडिकेटर सब्सटेंस डाइफिनाइल जस्ट आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट
इंडिकेटर सब्सटेंस जो है डाइफिनाइलेमाइन, उसको इक्विवेलेंस जस्ट आफ्टर द इक्विवेलेंस प्रोड्यूस एन इंटेंस ब्लू कलर। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद तुम्हारा ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। उसमें क्या होता है, तो अब हम लोग सिग्नल देते हैं, वो इन पॉइंट हो गया उसका। और जेडब्ल्यू मेन एम्स 2010, ये देखिए तुम्हारा जेडब्ल्यू मेन में 2018 क्या पूछा था, उसमें ऑक्सीडाइज आई नेगेटिव रिड्यूसिंग एज। आई नेगेटिव क्या है, इधर आई नेगेटिव तो रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। आई नेगेटिव क्या है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट होता है 2018 का। तो इसमें भी और क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखते हैं तो किधर क्या है। इधर तो सेम है तुम्हारा कॉपर डाई नेगेटिव। आई नेगेटिव के साथ जब रिएक्शन हुआ Cu2 I2 अपोजिट +2, ये प्लस कॉपर +2 से +1 में आ रहा है। इधर I तो 0 हो रहा है, -1 से 0 ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है कॉपर का। तो इस मेथड को क्या होता है, दिस मेथड रियलाइज द फैक्ट दैट आयोडीन इटसेल्फ गिव्स इंटेंस ब्लू कलर विद स्टार्च। स्टार्च के साथ वो इंटेंस ब्लू कलर देता है, वो स्पेसिफिक रिएक्शन है। जैसे थायोसल्फेट आयन के साथ जब रिएक्शन होगा, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। I2 के साथ जब थायोसल्फेट आयन का रिडक्शन होगा, तो ये देखिए S4O6 डाई नेगेटिव बनेगा। उसके जब I2 दो इनसोल्यूबल इन वाटर रिमेन सॉल्यूशन कंटेनिंग KI S KI3, याद रखना ये वाला लाइन। I2 दो इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलता नहीं है, इनसॉल्यूबल है, रिमेन सॉल्यूशन कंटेनिंग KI S KI3, KI नहीं बनेगा, उसको कैसे किस फॉर्म में रहते हैं, KI3। ऑन एडिंग स्टार्च द लिबरेशन ऑफ आयोडीन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ कॉपर डाइपॉजिटिव आयन ऑन आयोडाइड आयन एंड इंटेंस ब्लू कलर अपीयर। ये तो बात बताई दिया। दिस कलर डिसअपियर एज सून एज द आयोडीन इज कंज्यूम्ड बाय थायोसल्फेट आयन, द इन पॉइंट कैन इजीली ट्रैक्ड एंड द रेस्ट ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन ओनली डन। तो क्या होगा, लिबरेशन ऑफ आयोडीन रिएक्शन CO डाइपॉजिटिव आयन आयोडीन, जो इंटेंस ब्लू कलर अपीयर होगा, तो डिसअपियर कब होगा, आयोडीन जो कंज्यूम कर देगा थायोसल्फेट आयन ने, तो क्या बनेगा, इन पॉइंट हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम लोग अभी PIP करते हैं, देखते हैं हम लोग आता है कि नहीं आता है। JW 2024 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑफ ट्राइटोमेट्रिक क्या एनालिसिस। ट्राइटोमेट्रिक एनालिसिस में प्राइमरी स्टैंडर्ड के बारे में, ये वाला प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड वाला पूछा गया था तुम्हारा। इसमें DNF ब्लॉक में ये वाला है, और प्राइमरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया। तो ये एक बात बता रहा हूँ, प्राइमरी स्टैंडर्ड में तुम्हारा जो ट्राइटेंट होता है, ट्राइटेंट या रिएजेंट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड KMnO4 K2Cr2O7, ये प्योर स्टेबल और इजीली हम लोग तुम्हारा प्योर होता है, स्टेबल होता है। बट सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है, वो जैसे सेकेंडरी स्टैंडर्ड Na2Cr2O7, ये याद रखना पड़ेगा हम लोग को, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, क्योंकि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड पे यूज़ नहीं होता है, हेंस हाइग्रोस्कोपिक, इसलिए हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड में यूज़ नहीं कर पाएंगे। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड वाला, प्राइमरी स्टैंडर्ड जैसे KMnO4 K2Cr2O7 प्योर होता है, स्टेबल होता है, इजीली कोएगुलेट कर सकते हैं, तो ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते हैं। तो इसको जो रिएजेंट जो होता है उसमें कलर्ड होता है, जैसे सेल्फ इंडिकेटर पहले ही पढ़ा था, MnO4 नेगेटिव, कलरलेस होता है, जैसे इंडिकेटर क्या डिफाइन करता है, कलरलेस इन पॉइंट डिफाइन करता है। तो ये वाला याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इधर क्या बोला, इट शुड बी प्योरली अवेलेबल इन ड्राई फॉर्म। प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो ड्राई फॉर्म में मिलता है, नॉर्मली ड्राई फॉर्म में मिलेगा। से इट डज नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन ER, ये केमिकल ER के साथ चेंज नहीं करेगा नॉर्मली। इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक जो है वो शुड रिएक्ट विद अनदर केमिकली इंस्टेंटली एंड स्टोइकोमेट्रिकली। तो ये शुड बी हाइग्रोस्कोपिक नहीं होगा, प्राइमरी पहले बोला था प्राइमरी स्टैंडर्ड हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है, हाइग्रोस्कोपिक नहीं होगा, तो कांस्टेंट रहेगा दोनों के साथ। तो शुड रिएक्ट विद अनदर केमिकल इंस्टेंट, तो हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, तो गलत हो गया। तो इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट यही है, इट शुड बी रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। हाँ, ये सॉल्युबल होता है रेडिली, याद रखना, क्योंकि JW में हुआ क्वेश्चन है और इधर आ सकता है। KMnO4 NaOH कैन बी यूज्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड, नहीं, KMnO4 प्राइमरी स्टैंडर्ड भी यूज़ होता है, बट NaOH जो है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होता है, याद रखना ये वैसा। तो आंसर क्या होगा इधर, और इधर क्वेश्चन में ये एक चीज़ देखो, इधर इनकरेक्ट पूछा, इधर करेक्ट आंसर बोल रहा है। तो इनकरेक्ट क्या, हम लोग ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है, हाइग्रोस्कोपिक, और ये NaOH नहीं होगा, तो हमारे A और E आंसर होगा। आंसर ऑप्शन ए होगा। जैसे ये देखिए हाइग्रोस्कोपिक का ये वाला तुम्हारा एक्सप्लेनेशन, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कैन नॉट बी मेंटेन ए कांस्टेंट वेट, वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वेट मेंटेन नहीं करता है, सो डिस्क्वालीफाई द सब्सटेंस फ्रॉम बीइंग प्राइमरी स्टैंडर्ड, इसलिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड का। जो दूसरा KMnO4 अनस्टेबल होता है और कैन डिकम्पोज इजीली डिकम्पोज हो जाता है, व्हाइल NaOH इज हाइग्रोस्कोपिक व्हिच मेक्स प्रेसिपिटेट वेट मेजरमेंट डेफिशिएंट हो जाता है, तो वेट मेजरमेंट के लिए हाइग्रोस्कोपिक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो NCERT में क्या लिखा हुआ है, ये वाला देखते हैं। NCERT में ये वाला लिखा है, सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम सॉल्ट ग्रेटर सॉल्युबिलिटी होता है पानी में और एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाला लाइन लिखा है NCERT में। सॉल्युबल ज़्यादा होता है पानी में और एक्सटेंसिवली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड पॉलीमेट्री एनालिसिस में यूज होता है, JW 2023 का क्वेश्चन था। इसके साथ और एक स्टेटमेंट था, दिखाते हैं। तो ये वाला डाइक्रोमेट आर इंटरकन्वर्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ये वाला DNF ब्लॉक में है, याद रखना, डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, पीएच घटाएंगे, H पॉजिटिव में देंगे तो ये डाइक्रोमेट बन जाएगा क्रोमेट से, और क्रोमेट को पीएच इंक्रीज करेंगे तो डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन जाएगा, ये वाला याद रखना। ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिएक्शन पीएच डिक्रीज करेंगे, पीएच इंक्रीज करेंगे, वो H नेगेटिव, इधर H पॉजिटिव देंगे। परमैंगनीट titration is presence of HCl are unsatisfactory since HCl is oxidized to chlorine, ये वाला पूछा गया क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। परमैंगनीट titration in presence of HCl are unsatisfactory since HCl is oxidized to chlorine, याद रखना। सोडियम डाइक्रोमेट जो मोस्ट स्टेबल होता है, देन पोटेशियम डाइक्रोमेट से JW 2023-2025 में क्वेश्चन देखिए। इन बेस एंड एसिड टाइट्रेशन एट द एंड पॉइंट मिथाइल ऑरेंज इज प्रेजेंट एज क्विनोइड फॉर्म
बेंजीनोइड ये येलो होता है, उसमें जब एसिडिफाई करेंगे H पॉजिटिव देंगे तो क्विनोइड फॉर्म में जो पिंकिश रेड होगा ये कलर, ये दोनों याद रखना। ये आया तो ये भी आ सकता है कि इसको हम लोग एसिडिफाई करने के बाद ये वाला कलर भी आ सकता है। तो इक्विलिब्रियम में क्या लिखा हुआ है? इक्विलिब्रियम में आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या है? एसिड आर सब्सटेंस दैट डिसोसिएट वाटर टू गिव H पॉजिटिव। बेस क्या है? जो प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। ब्रोंस्टेटेड लोरी कॉन्सेप्ट क्या है? एसिड H पॉजिटिव डोनेट करते हैं और बेस H पॉजिटिव एक्सेप्टर। लुईस एसिड क्या है? लुईस एसिड में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको एसिड बोलेंगे और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो लुईस बेस बोलेंगे। और पीएच क्या है? पीएच में पीएच माइनस लॉग H पॉजिटिव यूज टू मेजर द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। एसिडिटी और बेसिसिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। और प्रेसिपिटेशन ये देखिए इसमें क्या लिखा है तो हमारे इक्विलिब्रियम चैप्टर में प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन involves reaction where the formation of precipitate indicate the end point, such as in the titration of silver iron with chloride ion। ये ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है? ए प्रोसेस टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस बाय न्यूट्रलाइजिंग इट विद ए सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। ये होता है एसिड बेस टाइट्रेशन। क्या करते हैं उसमें? डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस, उसको सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इट विद ए सॉल्यूशन टू नोन कंसंट्रेशन। इंडिकेटर क्या है? सब्सटेंस दैट चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन द पीच ऑफ द सॉल्यूशन यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड ऑफ ए टाइट्रेशन। उसको इन पॉइंट टाइट्रेशन में क्या डिटेक्ट करते हैं? इन पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन तो इंडिकेटर से। एसिड बेस ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसलिए सब उठा दिया जाता है। एसिडिक एंड बेसिक बफर आर यूज्ड टू मेंटेन पीएच को मेंटेन करने के लिए होता है बफर। पीएच चेंज ड्यूरिंग एसिड बेस टाइट्रेशन आर can be followed by using acid base indicators। और solubility equilibria क्या है? Solubility are important in qualitative analysis and in controlling the precipitation of substance। थर्मोडायनामिक्स में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग बाद में करने जा रहे हैं तुम्हारा ये PYQ, थोड़ा रुकिए। और इसमें द एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग कलरीमेट्री व्हिच इज रिलेवेंट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीट चेंज ड्यूरिंग टाइट्रेशन इन्वॉल्व इन एसिड बेस रिएक्शन। ये सिर्फ एक बार रीड कर लेना, इतना जरूर इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट हो मैंने बता दिया आप लोगों को, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है या आएगा तो आप लोगों को ये सब यहाँ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट बेस आ सकता है ये इधर से क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करता है उसमें? फॉर एसिड बेस रिएक्शन रिलेट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और एंड बेस व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइन द इन पॉइंट ऑफ ए टाइट्रेशन। एसिड बेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। सॉल्यूशन द टाइट्रेशन इन्वॉल्व इन ग्रेजुअल एडिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। जो हम लोग एडिशन कर रहे हैं सॉल्यूशन में, कोई जो पता है जो कंसंट्रेशन उसको बोलते हैं टाइट्रेंट टू ए सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन पता नहीं है वो उसको बोलते हैं एनालाइट until the reaction between them complete। जब तक कंप्लीट नहीं होगा यूजुअली क्या होता है? इंडिकेटेड बाय ए कलर चेंज और अदर ऑब्जर्वेबल इनपुट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये वाला लिखा था कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आर बेस्ड ऑन द चेंज इन द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ड्यूरिंग टाइट्रेशन प्रोसेस। याद रखना। आपको ये वाला JEE एडवांस उनकी आप लोगों को देखते ही पता चल रहा है वो कितना टफ होगा, बट आप लोग एक बार कर लीजिए क्या होगा। ये वाला ज़्यादा टफ क्वेश्चन इतना इधर से उससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा जो भी टाइट्रेशन के साथ क्वेश्चन आएगा, पर ये टफ नहीं है। आप लोग एक बार देखिए तो देखने के बाद पता चल जाएगा। ये देखिए इधर दो रिएक्शन दे दिया हुआ है इसमें, और इसके इधर क्या बोला? 100 ml ऑफ कॉपर डाइपोजिट रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ इतना सल्फेट सॉल्यूशन टू कंप्लीट रिएक्शन। मोलारिटी ऑफ कॉपर डाइपोजिट कितना होगा? तो हम लोग ये देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है। हम लोग दोनों रिएक्शन में हम लोग कंबाइनिंग करने के बाद क्या बताया? इधर हुआ 2 कॉपर 2S2O3 डाई नेगेटिव प्लस 2I नेगेटिव, और ये वाला I2 कट जाएगा तो क्या रहेगा? 2CuI प्लस SO4O6 S4O6 डाई नेगेटिव। तो इसमें देखिए हम लोगों को क्या चाहिए? आप लोग C कॉपर डाई पॉजिटिव और S2O3 डाई नेगेटिव। इधर दोनों क्या तुम्हारा जो कितना है मोल रेशियो देखिए, इधर 2 है इधर भी 2 है, 2:2। तो मोल रेशियो ऑफ कॉपर डाई S2O3 डाई नेगेटिव 2:2। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? 1:1 भी बोल सकते हैं। और तो क्या उसको क्या करेंगे हम लोग? तो मोल्स S2 हम लोग निकालना क्या है? मोलारिटी ऑफ कॉपर डाई पॉजिटिव। पहले S2O3 क्या मोलारिटी निकाल लेते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं तो पता चल गया मोल्स क्या है, क्योंकि 1:1 रेशियो में है। इसका मोल्स निकालने के बाद इसका मोल पता चल जाएगा। तो मोल क्या है? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम होता है लीटर में। तो मोलारिटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 0.1। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 20 ml। तो ml में दिया हुआ है 20/1000 होगा तो लीटर में चला जाने का तो 0.02 मोल्स हो जाएगा। इसमें हमें अभी क्या निकालना है हम लोगों को? मोलारिटी ऑफ कॉपर डाइपॉजिटिव। मोल्स और सीयूज डाइपॉजिटिव पता है क्योंकि कंसंट्रेशन मोल का रेशियो सेम है 1:1 तो सेम रहेगा 0.02 मोल्स। और इसमें मोलारिटी ऑफ कॉपर डाइपॉजिटिव निकालना है। मोलारिटी ऑफ कॉपर डाइपॉजिटिव कितना होगा? 0.02, ये तो सेम रहेगा। और बाई वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? इधर देख सकते हो आप 100 ml दिया हुआ है, 100/1000 रहेगा तो लीटर में चला जाएगा 0.04 ml। तो ये वाला होगा आंसर 0.04। यह आसानी था। ये वाला पूरा नोट्स वाला मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये 1996 का नीट का क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट विद आयोडीन गिव्स क्या देगा? टेट्राथायोनाइट आयन देगा, क्योंकि ये अभी पढ़ के आया हुआ है। ये वाला रिएक्शन भी पिछले वाला रिएक्शन था। ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल्स ऑफ फेरस ऑक्साइड कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम विल बी। तो ये तो अभी उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो कैसे करें? तो अभी कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसे करते हैं ये सब क्वेश्चन। जब ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा तो ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा तो ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा तो एन फैक्टर कितना होगा? 2। और इसमें जब नाइट्राइट या सल्फाइड से जब 8 में जाएगा चेंज इनटू 8 तो नाइट्रेट या सल्फेट तो उसका एन फैक्टर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। मोर्सोल का तो पता ही है पहले वाला वीडियो में देखें। NH42 SO4 FeSO4 6:2 होता है। एन फैक्टर इसका कितना होता है? एन फैक्टर 1 होता है, याद रखना। और Fe ट्राइपॉजिटिव तो ये Fe डाइपॉजिटिव से Fe ट्राइपॉजिटिव में जाएगा तो कितना एन फैक्टर होगा? उसमें एन फैक्टर 1 हो जाएगा। अभी कैलकुलेट कैसे करना है वो देखते हैं। ये इक्विवेलेंस तुम्हारा लो है। इक्विवेलेंस कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सैलेट। तो ये वाला क्वेश्चन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से करेंगे। तो इधर KMnO4 आ रहा है एसिडिक मीडियम। तो एक बात बता रहा हूँ, उस बात ध्यान से सुनिए। KMnO4 क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसका KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होता है? 5 होता है और एसिडिक मीडियम में 5 होता है, जो टाइट्रेशन में यूज़ होता है। H2SO4 टाइट्रेशन में इस H2SO4 क्या होता है? वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMnO4 में जो टाइट्रेशन में यूज़ होता है H2SO4, ये क्या यूज़ H2SO4 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और क्या है, ACl और HNO3 जो है वो KMnO4 में सॉल्यूशन में टाइट्रेशन में यूज़ क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें HCl क्या है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो KMnO4 को ऑक्सीडाइज कर देगा। और HNO3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज कर देता है टाइट्रेशन में, इसलिए नहीं यूज़ होता है। याद रखना, ये ऐसा रीज़न आ सकता है। और KMnO4 तो सेल्फ इंडिकेटर वो पहले ही बता दिया था, वो पिंक कलर देता है इन पॉइंट में, पर्पल या पिंक। और K2Cr2O7 जो है उसमें K2Cr2O7 डाइयूज, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका एन फैक्टर कितना होता है एसिडिक मीडियम में? एसिडिक मीडियम में 6 होता है, याद रखना। इंडिकेटर टू डाइफिनाइलमाइन होता है, पिंक कलर देता है एंड पॉइंट। और H2SO4 यूज़ होता है एसिड के बारे में। तो KMnO4 मैंने पहले एन फैक्टर कितना होगा? 5 होगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, तो इक्विवेलेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ बी जो है। तो ये देखिए 5 कितना होता है एन फैक्टर? 5 इंटू कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 5 इंटू एन नंबर ऑफ मोल्स निकालना है KMnO4 इंटू एन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या है? ये देखिए 2 मोल। फेरस ऑक्सैलेट का एन फैक्टर कितना होता है तुम्हारा? एन फैक्टर आयरन का मैंने Fe डाइपॉजिटिव से ट्राइपॉजिटिव जाएगा तो 1 प्लस एक्सैलेट का 2, तो 1 प्लस 2 3 हो गया एन फैक्टर। तो 2 इंटू 3 एन इज इक्वल कितना होगा? 6/5। कल नंबर ऑफ मोल्स KMnO4 कितना है? 6/5। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2 इन एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 3 मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सैलेट। तो फेरस ऑक्सैलेट का एन फैक्टर या ऑक्सैलेट का इसमें 6 इंटू एन फैक्टर कितना होगा? K2Cr2O7 का एन फैक्टर कितना होता है? 6 होता है। तो 6 इंटू मोल्स कितना है? एन, और नंबर मोल्स 3 मोल दिया हुआ है, और इंटू 1 क्यों दिया हुआ है? ये वाला थोड़ा गलत लग रहा है, शायद कोई प्रॉब्लम है। तो यह देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट को ये आ सकता है क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर ये ज़्यादा दिया हुआ है। मोर सॉल्ट को 5, मोर सॉल्ट का कितना होगा? कैलकुलेट ऑक्सीडेशन 2 मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट, 2 इंटू मोर सॉल्ट का एन फैक्टर 1 होगा, और तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 Mn का 5 होता है एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर, तो 5 इंटू एन क्या होगा? 2/5 होगा आंसर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल्स ऑफ CO2s, 1 मोल्स ऑफ CO2s। तो एन फैक्टर कैसे निकालना है? CO2s का CO2 प्लस 1 कॉपर डाइपॉजिटिव में जाएगा, इधर S डाई नेगेटिव है, इधर S+4 है। तो ये देखिए एन फैक्टर इधर +2 से +1 जा रहा है एन फैक्टर, इधर 2 है, इधर 1 है, तो क्या होगा? इधर तो 1 होगा पहले, इस इंटू 2 होगा एन फैक्टर, और इसमें डाई नेगेटिव 6 एन फैक्टर होगा। -2 से पहले 0 में आएगा, बाद में 4 में जाएगा, तो क्या होगा? 6 होगा। तो टोटल एन फैक्टर कितना होगा? 8 होगा। तो 6 इंटू एन, 6 एन फैक्टर K2Cr2O7 का 6 होगा इंटू एन, और 1 तुम्हारा 1 इंटू 1 मोल दिया हुआ है, 1 इंटू 8 होगा। तो एन फैक्टर एन इक्वल टू 4/3 होगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 0.1 मोलर एसिडिक मीडियम में दिया हुआ है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन 0.2 मोलर 30 ml। तो एक फेरस ऑक्सैलेट है, एक KMnO4 है, तो फेरस ऑक्सैलेट का वर्सेस पे, तो 0.1 कितना मोलर इंटू वॉल्यूम भी इंटू 5 क्या है तुम्हारा एन फैक्टर 2, 0.2 होगा इधर, 0.2 इंटू 3 इंटू 30, तो क्या होगा उसमें? तो 0.5 ये निकालने के बाद क्या होगा हमारा? वॉल्यूम कितना आएगा? 30 आएगा, 36 आएगा भी। और ये वाला इस तरह का क्वेश्चन में आप लोगों को कोई फार्मूला देके बता सकता है, ये वाला एक ट्रिक है, इस तरह का फार्मूला देगा, ये वाला फार्मूला सही है कि नहीं। तो इस तरह क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है देखिए, ये देखिए इसमें, ये देखिए 1 इंटू जो ओवरऑल आप लोगों को फार्मूला में जो रिएक्टेंट होगा उसका 0 होना चाहिए, जो तुम्हारा ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके 0 होगा, तो आप लोगों को ये वाला पूरा समझ में नहीं आएगा, तो ट्रिक वाला मैं बाद में बताऊंगा। ये वाला इस चैप्टर में है, बट फार्मूला के बताना चाहिए, तो ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाला ये देखते हैं कैसे करना है इसमें क्वेश्चन। देखिए 4 मोल्स ऑफ N2H4 दिया हुआ है, लॉस 20 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। करने के बाद कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो इसमें N2H4 है, इसमें लॉस ऑफ 20 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 20 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कितना होगा? 20/4 कितना होगा? 5, तो 24 मोल से 20 लॉस करा है, तो 1 से कितना रहेगा? 5, तो 5 लॉस करेगा तो N2H4 में -4 ऑक्सीडेशन, तो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन -4 से +1 आ जाएगा, तो +1 इधर 2 है, तो N इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 2 है ना, +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर पता ही आप लोगों को कैसे निकालना है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं तुम्हारा इसमें ये वाला देखते हैं क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ KMnO4 गेन 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन न्यू कंपाउंड। तो KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 5 गेन करेगा तो Mn +2 में आ जाएगा। +2 में आप लोग 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 7 -5 कितना होगा? +2, इधर लॉस करता है तो क्या होता है? और +5 ऐड हो जाता है, इधर माइनस होगा। तो इस तरह का करना चाहिए। और मैंने चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये वाला ज़रूर आप लोग ध्यान से देखिए, पूरा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री PYQ सब कुछ है। थैंक यू।